ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಕ್ಫ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಬಿಲ್ ಮಂಡನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚರ್ಚೆಗಳು ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಸಚಿವ ಕಿರಣ್ ರಿಜಿಜು ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವವನ್ನು ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. किसी ने कहा ये इलीगल है, अनलॉफुल है। सर, ये बिल जो हम लोग जिक्र कर रहे हैं कोई नया विषय नहीं है। आजादी से पहले ये बिल जब पहली बार मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट पास किया गया था 1913 में, तब से इसका इतिहास शुरू होता है। उससे पहले प्रीवी काउंसिल ने 1894 में इनवैलिडेट किया था वक्फ अल औलाद को। बाद में उसका प्रॉपर लीगल फॉर्म में 1913 के बाद फिर 1923 में द मुसलमान वक्फ एक्ट लाया गया था, जिसमें अकाउंटिंग और ट्रांसपेरेंसी के बारे में ये जोर उसको देते हुए ये एक्ट पास किया गया था। उसके बाद 1930 में द मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट लाया गया है, जो रीइंफोर्स करता है लीगल वैलिडिटी ऑफ द फैमिली वक्फ। परिवार में जो वक्फ होता है उसको जोड़ देते हुए ये बिल लाया गया है। उसके बाद आज़ादी के बाद 1954 में 1954 में वक्फ एक्ट पहली बार आज़ाद भारत का एक्ट बनी और उस समय स्टेट वक्फ बोर्ड का भी प्रावधान उसी 1954 एक्ट में प्रावधान किया गया था। उस समय से लेकर के कई संशोधन के साथ में 1995 में व्यापक रूप से ये वक्फ एक्ट बनी है। तो उस समय किसी ने नहीं कहा कि ये एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, किसी ने नहीं कहा उस समय ये अनलॉफुल है। आज जब हम उसी बिल को सुधार के ला रहे हैं, तब आपको ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल अनलॉफुल का ये शब्द इस्तेमाल करने का आपको ये नौबत कैसे आया, ये सोच क्यों आया? अगर आप सच्चे दिल से सोचते और मन साफ होते तो आप तर्क पे जाते। इस संशोधन बिल में जो जो तर्क है आप उसमें बात कीजिए। आप उसको छोड़ के जो कोई लेना देना नहीं है बिल में, उसका बात आप लेकर के लोगों को गुमराह करने का, बरगलाने का काम जो किया है, उसको मैं शुरू में साफ करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय जी, 1995 में ट्राइब्यूनल का पहला व्यवस्था किया गया है ताकि वक्फ बोर्ड का कोई भी निर्णय किसी को अगर पसंद नहीं है या उसको चैलेंज करना चाहता है तो वक्फ ट्राइब्यूनल वहां आप जा सकते हैं। उसका प्रावधान पहली बार हुए हैं और उस समय यह भी फैसला हुआ कि 5 लाख से ज्यादा आमदनी किसी वक्फ प्रॉपर्टी में है, उसके लिए सरकार एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स अपॉइंट किया जाएगा। ये भी 1995 में शुरुआत की है। अध्यक्ष महोदय जी, ये आज एक ट्रिगर पॉइंट क्यों हुआ है? ये अमेंडमेंट बिल लाने का आवश्यकता सबसे ज्यादा शुरुआत कहां से हुई? मैं संक्षेप में बताना चाहता हूं। 2013 में 2014 में हम सब चुनाव में गए और चुनाव में जाने से पहले 2013 में कुछ कदम ऐसे उठाए गए हैं जो आप सुन करके, आप सदस्य के रूप में भी और इस देश का नागरिक होने के कारण आपके दिमाग में यह बात जरूर सवाल उठेगा कि ऐसा कदम क्यों उठाया गया है। सर, 2013 में पहला यह बदलाव हुआ कि इस देश में कोई भी आदमी, कोई भी इंसान, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, बौद्ध हो, जैन हो, वक्फ क्रिएट कर सकता है। सबको मालूम है वक्फ एक मुसलमान का अल्लाह के प्रति अपना एक उसका एक पायस चैरिटेबल रिलीजियस पर्पस के लिए वक्फ क्रिएट किया जाता है, लेकिन उसमें डाइल्यूशन करके 2013 में कोई भी वक्फ क्रिएट कर सकता है। यह प्रावधान सबसे पहले उस समय की यूपीए सरकार ने किया है। दूसरा, आपने सारा वक्फ को स्पेसिफिक कर दिया कि शिया बोर्ड में शिया ही रहेंगे, सुन्नी बोर्ड में सिर्फ सुन्नी ही रहेंगे और कोई भी बोर्ड हो सिर्फ उनके लोग ही रहेंगे, बाकी कोई उसमें आ नहीं सकता है। ऐसा आपने प्रावधान किया। तीसरा, 2008, सर आप शांति से सुनने के बाद आप जो भी पूछेंगे हमारा रिप्लाई तो आएंगे ही सर। डिबेट का आखिरी में है, मेरा फिर से रिप्लाई होगा। तो अभी मैं जब शुरुआत में कुछ दृष्टिकोण रख रहा हूं, इसमें कोई हस्तक्षेप ना करें, ध्यान से सुनिए
ताकि हमारा डिबेट का स्तर भी ऊंचा रहे और तर्क भी सामने में आ जाए। सर एक प्रावधान आया सेक्शन 108, उस सेक्शन 108 में ये लिखा गया है कि वक्फ बोर्ड का जो प्रावधान है इस देश में कोई भी मौजूदा कानून के ऊपर में रहेगा, ओवरराइडिंग इफेक्ट रहेगा, ऐसा आपने कानून बनाया है। इस देश में ऐसा कानून कैसे मंजूर कर सकते हैं अध्यक्ष महोदय जी? हर कानून अपना अपना हिसाब से चलता है, लेकिन एक कानून दूसरे कानून के ऊपर में ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा, ये कोई भी मान्यता नहीं दे सकता है। उसके बाद सर मैं कुछ प्रोपोगेंडा साथ में जुड़े हुए हैं उससे पहले जो 2013 में मुझे भी बहुत ताज्जुब हुआ कि ये पास कैसे जबरदस्ती करवाया है। 2013 में वक्फ पे यूजर जो आपने प्रावधान डाला, उसके बाद 1970 से एक केस चल रहा था दिल्ली के अंदर। ಈ ಬಾರಿಯ ಹೊಸ ಬಿಲ್ನಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನು ಏನೇನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರು ಆಕ್ಷೇಪ ಎತ್ತುತ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಸಚಿವ ಕಿರಣ್ ರಿಜಿಜು ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದರ ವಿವರವನ್ನು ಅವರೇ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟು ಅದನ್ನು ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. कि ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है ये आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 30 का उल्लंघन करता है करके इन्होंने इल्जाम मैंने लगाया। पढ़ चुका हूं, आप पढ़ लो। कभी भी डिबेट के बीच में पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं होता है, व्यवस्था दे दी है पंथवाना कभी। माननीय मंत्री जी बोलिए। अध्यक्ष महोदय, दूसरा विषय इन्होंने समानता का बात उठाया, आर्टिकल 14 का इक्वालिटी को लेकर के उन्होंने सवाल उठाया, उसका भी मैं जवाब देना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय। ये कोई तरीका नहीं है। माननीय अध्यक्ष की व्यवस्था अंतिम व्यवस्था होती है। बोलिए मंत्री जी आप बोलते जाओ। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि मेरा कान खुला हुआ है तो ये डिस्टर्ब हो रहा है मुझे, मैं अभी ये पैन की बात करता हूं। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, ये वक्फ बोर्ड का जो काम है ये बेसिकली वक्फ प्रॉपर्टी को जो संभालने वाले मुतावली और जो वक्फ प्रॉपर्टी को व्यवस्था करते हैं उसको संचालित करने के लिए ये गवर्नेंस का, सुपरविजन का एक प्रावधान है। किसी भी तरीके से वक्फ बोर्ड वक्फ प्रॉपर्टी को मैनेज नहीं करता है। वक्फ बोर्ड वक्फ प्रॉपर्टी मैनेजमेंट में हस्तक्षेप नहीं करता है। आप साफ साफ सुन लीजिए।